Okay, so in the last session we looked at how civil disobedience movement unfolded, how it panned out and everything. Now एक चीज़ actually here the information provided in the box one is also very relevant, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इंडिया में सिर्फ जो है गांधी की लीडरशिप में या कांग्रेस की अगुवाई में ही जो है आज़ादी का प्रयास चल रहा था. इनफैक्ट कुछ और भी थे कह सकते हो ग्रुप्स जो कि इंडिया के फ्रीडम के लिए जो है काम कर रहे थे, जो कि इस डायरेक्शन में जो है एक अलग विजन के साथ जो है फाइट कर रहे थे. And to those groups is dedicated, or the information box one, to the altar of this revolution we have brought our youth as incense. मतलब कि आंदोलन की या क्रांति के इस अल्टर पर, अल्टर मतलब जहाँ पर पूजा नहीं होता है, बलि प्रति है, वहाँ पर जो है हम लोग अपना यूथ, अपनी जवानी जो है वो अगरबत्ती या फिर सेंटेड ऑफरिंग के तौर पर लाए हैं. ये कोटेशन है. तो बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो स्ट्रगल है वो सिर्फ नॉन वायलेंस के थ्रू नहीं जीता जा सकता है, और इसलिए 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में दिल्ली में मीटिंग के बाद. इसके लीडर थे भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष. और उसके बाद जो है बेसिकली काफ़ी ड्रामेटिक एक्शंस के थ्रू जो है HSRA ने जो है कुछ जो ब्रिटिश पावर के सिंबल्स थे उनको टारगेट किया. जैसे कि अप्रैल 29 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो हैं उन्होंने वहाँ पंजाब में लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया. उसी साल जो है एक ट्रेन को भी उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें कि लॉर्ड इरविन ट्रैवल कर रहे थे. भगत सिंह जो थे वो 23 साल के थे जब उन पर जो है मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी दे दी गई सरकार के द्वारा. अपने ट्रायल के दरमियान भगत सिंह ने कहा कि वो जो है बॉम्ब एंड पिस्टल के कल्ट को, या कह सकते हो कि बॉम्ब और पिस्टल की जो ये प्रथा कह सकते हो, इसको वो ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो समाज में क्रांति चाहते हैं. और आगे भगत सिंह उसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि रिवॉल्यूशन का आइडिया क्या है. रिवॉल्यूशन इज़ द इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड, कि क्रांति जो है वो मनुष्य का जो है क्या अवंचित किया जाने वाला हक है. फ्रीडम इज़ द इम्प्रेसेक्टेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल, कि मतलब कि फ्रीडम जो है वो ऐसा बर्थ राइट है जो कि किसी से प्रिस्क्राइब करवाने की ज़रूरत नहीं है हमको, ये हमको मिला हुआ है. लेबर इज़ द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी. लेबर जो है मजदूर जो है वो सोसाइटी का असली जो है तारनहार कहो या चलाने वाला कहो वो है. At the altar of this revolution we have brought our youth as incense, for no sacrifice is too great for so magnificent a cause. वो बोलते हैं कि इस आंदोलन के इस वेदी पर जो है अपना यौवन, अपनी जवानी जो है वो हम धूप अगरबत्ती की तरह लाए हैं, क्योंकि कोई भी त्याग जो है वो इतना बड़ा नहीं है या ज़्यादा बड़ा नहीं है कंपेयर टू द टास्क वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. वी आर कंटेंट, हम संतुष्ट हैं. वी अवेट द एडवेंट ऑफ रिवॉल्यूशन, हम जो है क्रांति के उद्भव की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं या कर रहे हैं, करेंगे. इनकलाब जिंदाबाद. इनकलाब जिंदाबाद आपने कई बार सुना होगा, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन. ओके, इनकलाब मतलब हो गया रिवॉल्यूशन, जिंदाबाद मतलब लॉन्ग लिव, हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड एवरीथिंग. तो इस तरीके से ये जो है कह सकते हो दूसरा धारा था, ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोग काफ़ी कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड अ लिटिल मोर अबाउट दीज गाइज एंड द वे दे ट्राइड फॉर इंडियाज फ्रीडम, और उनके सेक्रीफाइस का, उनके कंट्रीब्यूशन का लेवल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट था. अब बात करते हैं सेक्शन 3.2, जहाँ पर कि हम बात करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने इसको कैसे परसीव किया. ओके, उन्होंने क्यों मूवमेंट ज्वाइन किया, उनके आइडियल्स क्या थे, उनके लिए जो है स्वराज का मतलब क्या था, परिकल्पना क्या थी. तो देखो कंट्री साइड की बात करो तो जो अमीर जो किसान वर्ग थे, जैसे कि पाटीदार हो गए गुजरात में या जाट हो गए उत्तर प्रदेश में, तो ये सब मूवमेंट में एक्टिव थे. वो कॉमर्शियल क्रॉप उपजाने वाले थे, तो उनको जो है ट्रेड डिप्रेशन और जो गिरता हुआ प्राइस था उससे सबसे ज़्यादा जो है झटका लगा था, क्योंकि उनका कैश इनकम जो है वो तो ख़त्म हो गया था, क्योंकि पूरा मार्केट क्रैश कर गया था ना ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में 25 से लेकर 30 के बीच में, राइट. दूसरी तरफ जो है सरकार का रेवेन्यू का डिमांड जो है वो अपनी जगह पर था ही, तो वो पे नहीं कर पा रहे थे. अब ऐसे में जब सरकार ने ये मना कर दिया कि भाई हम रेवेन्यू डिमांड जो है वो नहीं घटाएंगे, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असंतोष फैल गया था. तो ऐसे में ये जो अमीर किसान थे वो काफ़ी जो है उत्साहित हो गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सपोर्ट में. उन्होंने जो अपनी कम्युनिटीज़ जो है फॉर्म करनी शुरू की. कुछ मौके पर जो
नहीं चाहने, हिचकने वाले जो मेंबर थे उनको भी ज़बरदस्ती जो है शामिल करवाया, और साथ ही जो बाइकआउट प्रोग्राम्स थे विदेशी सामान का वगैरह वगैरह का, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उनके लिए ये जो स्वराज का फाइट था वो बेसिकली जो है ये जो हाई रेवेन्यूज़ था उसके खिलाफ फाइट था। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए जब ये मूवमेंट जो है वो 1931 में बंद कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया। रेवेन्यू रेट्स में कोई रिवीजन नहीं हुआ, फिर भी इसको बंद कर दिया गया। और इसीलिए जब मूवमेंट दोबारा 1932 में गांधी ने जो है राउंड टेबल मीटिंग से लौटने के बाद जब दोबारा इसको रीस्टार्ट किया तो उसमें से बहुत सारे जो थे उन्होंने दोबारा इसमें ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अब जो गरीब किसान जो थे वो रेवेन्यू डिमांड को घटाने को लेके इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर जो थे बहुत छोटे किसान थे और वो उस ज़मीन पे खेती कर रहे थे जो उन्होंने लैंडलॉर्ड वगैरह से जो है रेंट पे लिया था। अब जब डिप्रेशन कंटिन्यू रहा और कैश इनकम घट गई तो ऐसे में अब जो स्मॉल टेनेंट हैं उनको अपना रेंट पे करने में परेशानी होने लगी। तो अब वो ये चाहते थे कि दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। ठीक है, वो ये चाहते थे कि लैंडलॉर्ड जो हैं वो अनपेड जो आई मीन बेसिकली लाइक जो रेंट नहीं दिया गया है लैंडलॉर्ड अपनी तरफ से लगा के दे दे, भैया हमको मतलब ना है, इस टाइप का सिचुएशन जो है। और इसीलिए उन्होंने जो है अलग अलग तरह के रेडिकल मूवमेंट्स को भी ज्वाइन किया, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड बाय जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट के द्वारा शुरू किए गए थे। अब ऐसे में जो है कांग्रेस जो है वो ये सोच रही थी कि अगर अब चूँकि आप ज़मींदार को बोलेगा कि भैया आप रेंट पे कर दीजिए, ठीक है ना, हुकूमत को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप रेंट पे कर दीजिए, हम तभी आपको रेंट नहीं दे पाएंगे। तो अब अगर इसमें कांग्रेस की प्रॉब्लम ये, और इनके लीडर थे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वगैरह सब, तब ऐसे में कांग्रेस को ये प्रॉब्लम थी कि अगर हम नो रेंट कैंपेन को अगर हम सपोर्ट कर देंगे, जहाँ पर ये स्मॉल पेजेंट्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं देंगे, तो इसकी वजह से जो अमीर किसान हैं या ज़मींदार हैं वो सब नाराज़ हो जाएंगे, वो हमको सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो उनकी जो ये हिचकिचाहट थी, कांग्रेस की जो हिचकिचाहट थी कि ये मुद्दा हम कैसे उठाएं, क्योंकि इससे अमीर किसान या ज़मींदार हमसे नाराज़ हो जाएंगे, इसकी वजह से जो गरीब किसान है और कांग्रेस, इन दोनों के बीच का रिलेशन काफ़ी अनिश्चित वाला रहा, काफ़ी अनसर्टेन रहा। बिजनेस क्लासेस की बात करें कि वो कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े, तब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो इंडियन मर्चेंट्स थे, चूँकि ब्रिटेन के साथ हमारा ट्रेड काफ़ी जो है सीमित हो गया था ना, क्योंकि युद्ध में ब्रिटेन बिजी था, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ, वो पावरफुल भी हुए, तो अपने बिजनेस को वो एक्सपेंड करने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। ओके, और इसलिए जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी जो कि इंडिया बेस्ड बिजनेस एक्टिविटीज़ को लिमिट करती थी या इंडियंस के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट करती थी, उसके खिलाफ वो जो है रिएक्ट कर रहे थे। तो वो अब ये चाहते थे कि जो फॉरेन गुड्स, विदेश से जो सामान, विदेश से जो सामान आयात होके आता है, इंपोर्ट होके आता है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ रुपी और स्टर्लिंग, ठीक है, इसके बीच में एक ऐसा एक्सचेंज रेशियो तय करना चाहिए। एक्सचेंज रेशियो समझते हैं कि नहीं, जैसे कि कहते हैं ना लोग कि डॉलर 76 रुपये का हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ये डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेशियो हो गया कि आपको जो है $1 के बराबर सामान खरीदना है अगर किसी दूसरे देश से, आपको 76 रुपया देना पड़ेगा इसके लिए। तो ठीक वैसे ही जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो चाहते थे कि रुपीज़ और स्टर्लिंग इनके बीच में एक जो है फिक्स्ड एक फॉरेन एक्सचेंज रेशियो तय हो जाए, ताकि इंपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो। समझे कि नहीं, क्योंकि अगर मान लो कि पाउंड की वैल्यू ज़्यादा होगी, आपके रुपीज़ की वैल्यू कम होगी, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको पाउंड में पे करना होगा, राइट। और ऐसे में क्या होता है कि अगर पाउंड की वैल्यू ज़्यादा होगी काफ़ी, तो ऐसे में आप जो है कम खरीदिएगा। ये एक आइडिया है जो कि बेसिकली इफ़ यू स्टडी इकोनॉमिक्स एट हायर लेवल आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि जब मान लीजिए कि डॉलर की कीमत ज़्यादा होती है, डॉलर की कीमत जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना जो है इंडिया के लिए इंपोर्ट करना महंगा होता जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में जो है इंपोर्टेड सामान का दाम उतना बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से इंपोर्टेड सामान लोग कम यूज करेंगे, और तब क्या होगा, जो देसी सामान जो है उसका यूज जो है वो और बढ़ेगा। तो इसी वजह से ये लोग ये भी चाहते थे कि जो इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए आप जो है रुपी और स्टर्लिंग का एक एक्सचेंज रेशियो बनाइए, ताकि जो है विदेश से सामान आयात जो है थोड़ा कम हो। तो बिज़नेस और अपने बिज़नेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने जो है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस स्थापित किया 1920 में, और बाद में जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ फिक्की 1927 में स्थापित की गई। ये संस्था अभी भी है। तो इसमें जो है जो इसके लीडर जो थे वो मेनली बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास या और GD बिरला,
ओके। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने जो है इंडियन इकोनॉमी पर जो कॉलोनियल कंट्रोल था उस पर अटैक किया, और साथ ही साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का भी सपोर्ट किया जब ये पहले लॉन्च हुआ। उन्होंने पैसा भी दिया और साथ साथ उन्होंने जो है विदेशी सामान के खरीद बेच से भी अपने आप को दूर कर दिया। बहुत सारे बिजनेसमैन जो थे वो स्वराज को जो है इस रूप में देखते थे जहां पर कि बिजनेस पर जो है कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा और इंडस्ट्रीज जो हैं वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी बंधन के जो है फ्लॉरिश करेंगी, पुष्पित पल्लवित होंगी। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब मान लो कि फेल हो गया तो उसके बाद बिजनेस ग्रुप जो थे वो अब एक साथ इतने अब उत्साहित नहीं रह गए। साथ ही साथ जो है उनको इस बात का भी डर था कि अब इसके बाद अब मिलिटेंट एक्टिविटीज जो है, हिंसात्मक घटनाएं जो हैं वो बढ़ेंगी, और साथ ही साथ जो है बिज़नेस जो है लंबे समय तक अगर डिसरप्ट रह गया तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ ही साथ जो है जो कांग्रेस के जो यंगर मेंबर्स हैं उनके बीच में सोशलिज्म का प्रभाव बढ़ रहा था। सोशलिज्म जो कि बात करता है कि धन संपत्ति का बराबर का बंटवारा होना चाहिए, तो भाई पूंजीवादी वर्ग तो इससे भी परेशान होगा। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स का क्लास था वो भी इनिशियली काफ़ी एंथुजियाज्म के साथ जुड़ा, क्योंकि वो सोचता था कि इससे जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं कॉलोनियल पॉलिसीज़ के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन बाद में वो भी जो है धीरे धीरे उतने उत्साहित नहीं रह गए। अब जहाँ तक इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की बात करिएगा तो वो जो है उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया ज़्यादा संख्या में, नागपुर रीजन को छोड़ के, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के पास आए तो ऑफकोर्स वर्कर्स कांग्रेस से दूर रहेंगे, क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स के बीच में तो बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहता ना। वर्कर्स चाहेंगे हमको ज़्यादा मजदूरी मिले, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे हमको कम से कम मजदूरी में काम हमारा हो जाए। तो एनीवेज लेकिन इसके बावजूद कुछ वर्कर्स जो थे उन्होंने पक्का सिविल डिसोबीडियंस में जो है पार्टिसिपेट किया। सेलेक्टिवली उन्होंने कुछ आइडियाज़ जो गांधीयन प्रोग्राम के थे उनको अडॉप्ट किया, जैसे कि विदेशी सामान का बहिष्कार, या फिर जो है साथ ही साथ जो है जो उन्होंने लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ जो उनका चल रहा था अपना आंदोलन, उसके साथ उसको जोड़ दिया। इसके अलावा रेलवे वर्कर्स ने भी 1930 में जो है स्ट्राइक किया, डॉक वर्कर्स ने 1932 में किया। 1930 में छोटा नागपुर के खदानों में काम करने वाले हजारों जो वर्कर्स थे उन्होंने गांधी वाली टोपी लगाई, और उसके बाद उन्होंने जो है रैलीज के थ्रू जो है प्रोटेस्ट रैलीज में पार्टिसिपेट किया, और साथ ही साथ जो है बाइकआउट कैंपेन में भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन कांग्रेस जो है वो इन वर्कर्स के डिमांड को जो है, जो वाइडर एक फ्रेमवर्क था सिविल डिसोबीडियंस के का जो वाइडर एक कह सकते हो प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने इन वर्कर्स के डिमांड्स को इंक्लूड करना जो है वो नहीं चाहा। वो रिलेक्टेंट थे इसके लिए, अनिच्छुक थे एकदम से। ठीक है, ऐसा लगता था कि इसकी वजह से जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इनसे अलग हो जाएंगे, और इसकी वजह से जो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट जो एक फोर्स तैयार हुई है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर था वो था लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी काफ़ी ज़्यादा रही। गांधी के सॉल्ट मार्च के दरमियान हजारों महिलाएं जो है वो अपने घर से निकल के गांधी जी को सुनने के लिए आती थी। प्रोटेस्ट मार्च में वो शामिल होती थी, नमक उन्होंने बनाया, और साथ ही साथ जो है उन्होंने फॉरेन क्लोथ और लिकर शॉप्स के सामने पिकेटिंग भी की। बहुत सारी महिलाएँ जो हैं वो जेल में भी गई। अर्बन एरियाज़ में वो महिलाएं हाई कास्ट फैमिली से थी। रूरल एरियाज़ में जो है ये महिलाएं जो होंगी वो अमीर किसान फैमिली से आएंगी। गांधी के कॉल से इतनी प्रेरित थी कि इन्होंने जो है राष्ट्र सेवा को जो है महिलाओं का एक सैक्रेड ड्यूटी समझा, महिलाओं का जो है एक पवित्र जो है कर्तव्य समझा। लेकिन ये जो इंक्रीज पब्लिक रोल रहा महिलाओं का, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि गांधी के विजन में या कांग्रेस के विजन में महिलाओं का जो सोशल पोजीशन था, सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस था, वो चेंज हो गया हो। ओके, गांधी जी जो थे वो कन्विंस थे कि महिलाओं की प्राइमरी ड्यूटी ये है कि वो घर और गृहस्थी का जो है देखभाल करें, अच्छी माता बने, अच्छी वाइफ बने। और लंबे समय तक जो है कांग्रेस जो है वो इनफैक्ट इस बात के लिए हिचकिचाती थी कि महिलाओं को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पार्टी के अंदर कोई अथॉरिटी वाला पोजीशन दिया जाए। कांग्रेस जो है वो महिलाओं को सिर्फ जो है सिंबॉलिक रूप से अपने बीच में जो है प्रेजेंट रखना चाहती थी। ओके, सो वेल दैट वाज अबाउट लाइक द participation or like views of different groups that participated in this movement, कि कैसे उन्होंने इस मूवमेंट को देखा, कैसे और किस हिसाब से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। And the next one will look at the limits of civil disobedience and to what extent it failed or succeeded and everything. Well then read up to this part and we will continue in the next class. Okay, bye bye, have fun.